हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। वेलकम टू दी चैनल वेदांतो नीट मेड इजी। और इस सीरीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल द PYQs फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। आज जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं बच्चों, क्लास 12 की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आपको पता है बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही इजी यूनिट है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, अपनी नोटबुक पेन लेके नोट करते जाओ टोटल कितने क्वेश्चंस किए आज हमने और उसमें से आपने कितने सही किए। सो हर क्वेश्चन के लिए मैं दूंगी आपको 15 सेकेंड्स का टाइम। जल्दी से आप अपना कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिखना A, B, C और D एंड लेट्स बिगिन विदाउट डिले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नीट 2021 का क्वेश्चन है, प्लाज्मिड PBr 322 हैज रिस्ट्रिक्शन साइट PS1। ठीक है, तो इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट है PS1। कौन से जीन के अंदर? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, जो कि इसको किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? एम्पिसिलिन के लिए। ऑफ कोर्स एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। If this enzyme is used for inserting a gene of beta galactoside production, अगर हम इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जगह जो है एक बीटा गैलेक्टोसाइड का जीन इंसर्ट कर देते हैं एंड देयर कॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इकोलाई, और ऐसे प्लाज्मिड को इकोलाई में इंसर्ट कर देते हैं, तो बच्चों क्या होगा उसका रिजल्ट? दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या ऑप्शंस हैं? इट विल नॉट बी एबल टू कॉन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल. The transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside. It will lead to lysis of the host cell. It will be able to produce a novel protein with dual ability. तो जल्दी से बताओ बच्चों, सोच के क्या कैपेबिलिटी होगी ऐसे प्लाज्मिड के अंदर जिसमें आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बजाय बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन का जीन इंसर्ट कर दिया। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तो आपका टाइमर मैं सेट कर रही हूं यहाँ पे फॉर 15 सेकेंड्स। हरी अब बच्चों जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लो क्विकली। ऑलराइट, क्या ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा? ट्रांसफॉर्म सेल में एबिलिटी जो है एम्पिसिलिन की और बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन दोनों की मिलेगी, लाइसिस हो जाएगा सेल का, या फिर ये एक नया प्रोटीन ड्यूअल एबिलिटी के साथ, ड्यूअल कैपेबिलिटी के साथ प्रोड्यूस करेगा। 15 सेकेंड हरी अब बच्चों, जल्दी से क्विकली राइट योर आंसर। यस एवरीवन, लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स में से। यस बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों आपने क्या किया, एम्पिसिलिन की जगह एक नया जीन इंसर्ट किया, तो ऑब्वियसली इस प्लाज्मिड की जो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी थी, इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो कैपेबिलिटी थी, वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होस्ट सेल यहाँ पर कौन है? इकोलाई। तो ऐसा इकोलाई बैक्टीरिया जो बीटा गैलेक्टोसाइड जीन अब कैरी कर रहा है एम्पिसिलिन की बजाय, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो देखो स्निप फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, अगर आपके पास एम्पिसिलिन साइट है और आपने यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड का जीन इंसर्ट कर दिया, ऑफ कोर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन रहा, सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन रहा। ओके क्लियर? नेक्स्ट, A specific recognition sequence, again NEET 2021 का question, a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific position within the DNA is called what? Degenerate primary sequence, Okazaki segment, palindromic nucleotide sequence या poly A tail sequence? एक particular sequence जो आपको help करती है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हेल्प करती है एक पर्टिकुलर साइट ऑफ द डीएनए में कट लगाने के लिए, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? डीजेनरेट प्राइमर, ओकाजाकी, पैलिंड्रोमिक या पॉली ए टेल? 15 सेकेंड्स, हरी अप। बहुत सिंपल, बहुत एक्सपेक्टेड, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन। जल्दी से बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। यस बच्चों, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, आप एक डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सर्च करेंगे, या फिर आप नहीं तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो एक डीएनए की सीक्वेंस में कट लगाना चाहता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को सर्च करेगा, और ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती हैं जिनका रीडिंग फ्रेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैडम, फॉर एग्जाम्पल मलयालम। ओके, तो ऐसे वर्ड्स जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम फ्रेम में पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल GAATTC, GAATTC
ये जो सीक्वेंस है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक डीएनए में सेम ही पढ़ी जाएगी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ऐसी सीक्वेंसेस को हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइडेंटिफाई करता है। तो देखो स्निप में बहुत क्लियरली मेंशन है, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम पढ़ते हैं कि पैलिंड्रोम जो होती है डीएनए में, कैसी सीक्वेंस होती है जिनका रीडिंग फ्रेम सेम होता है दोनों स्ट्रैंड्स में, ठीक है। तो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो ऐसी ही सीक्वेंसेस पर, पैलिंड्रोम्स पर ही कट लगाता है। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स। ओके, क्लियर सबको? ऑलराइट, बहुत इजी, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, नीट 2020 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेज। तो यहाँ पर कॉलम 1 में आपके पास कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, उनको आपको कॉलम 2 से मैच करना है उनके राइट यूज के साथ। बायोरिएक्टर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, एलाइजा। तो क्या ये सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स में यूज करते हैं आप, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, पैथोजन डिटेक्शन में यूज करते हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, या लास्टली आप न्यूक्लिक एसिड्स के एम्प्लीफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे, बायोरिएक्टर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, एलाइजा। यस, हरी अप बच्चों, 15 सेकेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो एक क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर हों। ओके, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों आप जानते हैं बायोरिएक्टर आप यूज करते हैं फॉर ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ए मैच करता है आपका ऑप्शन 2 के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप किस लिए करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, राइट, सो ऑप्शन 1। पीसीआर आप यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4। एलाइजा आप यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो आपको जो राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा दैट इज 2, 1, 4 एंड 3। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही लिखा है कॉमेंट सेक्शन में। ओके, तो स्निप में देखें बच्चों, अगर हम ऑलरेडी जानते हैं पीसीआर के बारे में, मैं आपको फर्दर स्निप्स में दिखाऊंगी कहाँ पर पीसीआर और एलाइजा से रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे गए। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, first discovered restriction endonuclease that always cut DNA molecule at a particular point। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, ऐसी फर्स्ट टाइम जो हमने डिस्कवरी की थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड, बच्चों वो कौन सी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स हैं जिन पर ऐसे कट लगाते हैं? इनमें से आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट लगाता था उसको आइडेंटिफाई करना है। क्या वो इको R1 था, एडिनोसिन डीएमिनेज था, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज था, या हिंद 2 था? नीट 2020 का क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपसे पूछा गया है, बट बहुत ज्यादा बातों को घुमा के यहाँ से पूछ रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक साइट होनी चाहिए, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर पॉइंट पे कट लगाता है। तो आपको सारे फीचर्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यहाँ पे बताए हैं और आपको फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताना है। 15 सेकेंड्स आ रही है, आप जल्दी से बताइए व्हाट्स द राइट आंसर। यस, एवरीबडी पार्टिसिपेट्स, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। और बच्चों जल्दी से एक तो अपने फ्रेंड्स को बुला लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो बच्चों ऑफ कोर्स फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज हिंद 2, ठीक है। कहाँ से डिराइव किया हमने? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पहला ऐसा एंजाइम है जो सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर हमने किया था। ऑलराइट, हिंद 2 always cuts DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। तो बहुत एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसकी बात हो रही है दैट इज हिंद 2। ओके, क्लियर? सबको समझ आ गया? ऑलराइट, क्लियर? कहाँ से हमने डिराइव किया था? ऑब्वियसली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, पॉलीमरेजेस, न्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस, लाइगेजेस। आपको रिस्पेक्टिव फंक्शन के साथ ऑफ द एंजाइम मैच करना है इन पर्टिकुलर एंजाइम्स को। ओके, क्लियर? यस,
Hurry up, read the following options in A, B, C, D. Choose the correct one. इनमें से सही मैच कौन सा है वो आपको बताना है. 15 seconds, hurry up. जल्दी से बताओ अपना right answer. Write it down in the comment section. Yes. All right. Of course बच्चों जल्दी से 3, 2, 1 टाइम अप. Of course बच्चों करेक्ट पेयर आपको चूज करना है. पॉलीमरेजेस ब्रेक करता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को, नहीं. एक्सटेंड करता है पॉलीमरेज. न्यूक्लियसेस सेपरेट करते हैं टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, नो, दैट इज हेलिकेजेस. एक्सोन्यूक्लियसेस जो है स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है विद डीएनए, नो. ये जो है रैंडम प्लेसेस पे कट लगाता है, एंड्स पे कट लगाता है. एंड लाइगेजेस जॉइंट्स द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. ऑफ कोर्स बच्चों डीएनए मॉलिक्यूल्स को अगर ज्वाइन करना है तो आप एक मॉलिक्यूलर ग्लू यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइगेजेस. ओके, क्लियर? तो करेक्ट पेयर है ये. ऑलराइट, तो यू कैन अंडरलाइन दिस थिंग. ऑलराइट, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, अगर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक करना है तो ये पॉसिबल हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. ओके, क्लियर सबको? ये उनके एंड्स ज्वाइन करने के लिए काम आता है. ऑलराइट, ओके. अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू. सेलेक्टेबल मार्कर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? नीट 2019 का क्वेश्चन. इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी जनरेटेड. Identify the gene for a desired trait in an alien organism. Select a suitable vector for transformation in a specific group. Make a gene on a chromosome for isolation using restriction enzyme. तो selectable marker का basically use क्या है वो पूछा गया है. नीट 2019 का क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए किस लिए हम एक्चुअली selectable markers यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में. 15 seconds, hurry up. बहुत क्लियर पर्पस सेलेक्टेबल मार्कर का आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए किन जीन्स को हम एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में. यस, 2, 1 टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर नाम से ही पता चल रहा है जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा. किस चीज की सिलेक्शन में हेल्प करेगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में कि इनमें से ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो चुकी है और ट्रांसफॉर्मेशन किस में नहीं हुई है. ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों. इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है. सेलेक्टेबल मार्कर ऑब्वियसली वो है जो आपको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को. और जनरली जो एंटीबायोटिक रिलेटेड जीन्स होते हैं जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सब हम यूज करते हैं एज सुटेबल सेलेक्टेबल मार्कर्स. अब जो है प्रोसीजर चेंज हो गया. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक बेटर मेथड है, बट ऑफ कोर्स ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. क्लियर? नेक्स्ट, 2 antibiotic resistance genes present on PBR322 are of ampicillin and tetracycline, ampicillin and chloramphenicol, chloramphenicol and tetracycline, tetracycline and kanamycin. नीट 2019 का क्वेश्चन है कि आप 2 रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो आपको जनरली मिलते हैं PBR322 में, दैट्स अ मॉडिफाइड वेक्टर, वो कौन सी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट हम यूज करते हैं? 15 सेकेंड्स, हरी अप. एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए, एम्पिसिलिन और क्लोरमफेनिकोल के लिए. कम ऑन, रीड द ऑप्शंस. लास्ट 5 सेकेंड्स. 4, 3, 2, 1 टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों क्लियरली हमारे डायग्राम में भी मेंशन्ड है, बुक में भी मेंशन्ड है दैट देयर आर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट इन PBR322, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. आप मार्क कर लो इसको अपनी बुक में. बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बार बार क्वेश्चन आता है. कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन आता है सिर्फ सिंपली लेबलिंग पूछ लेते हैं. सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. ओके, रेजिस्टेंस जीन अगेन एंटीबायोटिक्स. क्लियर? ओके, और इन सेलेक्टेबल मार्कर्स में, इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपको अलग अलग साइट्स मिलेंगी. ओके, BAM H1 साइट, SAL1 साइट, PST1, PVU1. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. नीट 2019 का क्वेश्चन. सही एंजाइम के साथ सही फंक्शन मैच करना है तो आपके पास गिवन है एक लिस्ट. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, टैक पॉलीमरेज. क्या ये जॉइनिंग में हेल्प करेंगे, प्राइमर को एक्सटेंड करने में हेल्प करेंगे, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करने में हेल्प करेंगे, या फिर न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ एंड्स ऑफ द डीएनए से रिमूव करेंगे?
करेक्ट ऑप्शन चूज करें। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019। जल्दी से बच्चों प्लीज गो थ्रू द ऑप्शंस। 10 सेकेंड जल्दी से मैच करो। 15 सेकेंड्स का टाइमर आपका शुरू होने वाला है। क्विकली टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हरी अप बच्चों, एंड योर टाइमर हैज बिगिन। हरी अप, लेट मी नो व्हाट्स द राइट आंसर। सही एंजाइम को सही फंक्शन के साथ मैच करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है। एंडोन्यूक्लियस हमेशा कट करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो 1 मैचेस विद नंबर 3। बात करें रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की, तो एक्सो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मींस बाहर, जो एंड्स की तरफ से डीएनए को कट करे, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। लाइगेज की बात हो रही है। लाइगेज वर्ड जहां भी होगा मतलब ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा डीएनए सेगमेंट्स की। और टैक पॉलीमरेज की बात करें बच्चों तो ये एक्सटेंशन में हेल्प करेगा, प्राइमर एक्सटेंशन में इन पीसीआर। ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 है। तो यहां पर 3, 4, 1 एंड 2 इज द करेक्ट मैच। ओके, क्लियर हुआ सबको? यस और नो? तो यू कैन हैव अ लुक हियर। एंजाइम्स के बारे में मेंशन्ड है, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस। ओके, एक्सोन्यूक्लियसेस ऑब्वियसली एंड्स ऑफ द डीएनए को कट करते हैं, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं बच्चों, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड्स ऑफ द डीएनए, एंडोन्यूक्लियसेस स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। और टैक पॉलीमरेज की बात हो रही है बच्चों। टैक पॉलीमरेज क्या करेगा? प्राइमर को, ये जो आप प्राइमर देख रहे हैं पिंक कलर में यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में कभी कभी ऐसे लंबे लंबे ऑप्शंस, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, देखकर डरना नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत रेपिटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से बार बार पूछा जाता है। ओके, सो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, इनकरेक्ट। ओके, तो ध्यान से पढ़ो चारों स्टेटमेंट्स। Enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the 2 strands. Enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. Enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Enzyme cuts DNA molecular identified position within the DNA. तो ध्यान से सोचो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बट गलत क्या है इनमें से? आउट ऑफ द 4 A, B, C और D विच इज रॉन्ग? 15 सेकेंड्स, हरी अप, गिव मी द राइट आंसर। जल्दी से क्विकली बताएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। बार बार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट करो। ओके, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफकोर्स बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो आप पढ़ रहे हैं, it cuts DNA only at one of the 2 strands, नहीं बच्चों, it cuts the DNA at both the strands of the DNA। तो ये इसमें एक मिस्टेक थी। DNA के कभी भी एक स्ट्रैंड पे कट नहीं लगता, दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगता है, 3' to 5' में भी और 5' to 3' में भी। एंजाइम शुगर फॉस्फेट बोन पे स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, ऑफ कोर्स राइट, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल डीएनए के शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट लगाता है स्पेसिफिक साइट पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करता है, यस। एंजाइम कट्स एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, ऑफ कोर्स राइट, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही एक्सेप्ट नंबर 1 स्टेटमेंट, बोथ द स्ट्रैंड्स। और अब देखो इसका स्निप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बोथ द स्ट्रैंड्स के बारे में कहाँ पर मेंशन है कि यू नो इट वंस इट फाइंड्स इट recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands। दोनों को ही कट लगाएगा, each of the 2 strands। ओके, तो ये स्टेटमेंट वहां पर गलत थी, राइट। नेक्स्ट, which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocytes? तो अगर आपको ह्यूमन लिम्फोसाइट्स में डीएनए सेगमेंट इंसर्ट करना है बच्चों, तो आप कौन सा वेक्टर चूज करोगे? नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या आप लैम्डा फाज चूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड चूज करेंगे, रेट्रोवायरस और पीबीआर 322? कौन सा इनमें से बेस्ट वेक्टर होगा फॉर इंसर्टिंग जीन इन एन एनिमल सेल? ह्यूमन लिम्फोसाइट की बात हो रही है। 15 सेकेंड्स, हरी अप, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन।
जहां पर हमने वेक्टर्स पढ़े हैं बच्चों, बहुत क्लियरली आपने प्लांट और एनिमल के सूटेबल वेक्टर्स पढ़े हैं. ओके, 5 4 3 2 1. ऑफ कोर्स टाइम अप. बच्चों राइट आंसर है रेट्रोवायरसेस. आपको पता है इन जनरल रेट्रोवायरसेस इन्फेक्शन कॉज करते हैं एनिमल सेल में, बट अगर हम इन्फेक्शियस पैथोजेंस को डिसआर्म कर देंगे, इनमें से डिजीज कॉजिंग जीन निकाल देंगे, तो हम इनको सक्सेसफुली वेक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं. So retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells. लेकिन अगर हम अपना जीन डिलीवर करना चाहते हैं तो हम इनको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऐसे सेल्स में जिससे हम अपना पर्पस ऑफ जीन ट्रांसफर कर पाए. सो रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इन एनिमल सेल्स. तो वहां पर बात हो रही थी लिम्फोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की. क्लियर? तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. Clear? Next, a gene whose expression helps to identify transformed cells is called what? Selectable marker, vector, plasmid, structural gene. एक ऐसा जीन जो कि हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, उसको क्या कहते हैं? नीट 2017 का क्वेश्चन. सेलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन. यस बच्चों, क्विकली सोचो एंड बताओ व्हाट्स द राइट आंसर. क्या कहलाएगा ऐसा जीन? वेरी सिंपल, बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. 15 सेकेंड. हरी अप, जल्दी से बताओ बच्चों. लास्ट 5 सेकेंड्स. 4 3 2 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों बात की थी हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स की, कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की जो यूज होते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर, और इन्हीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को भी एलिमिनेट करना इसी से पॉसिबल है, सेलेक्टेबल मार्कर्स. सो दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स ओनली. कौन से जीन्स यूज कर रहे हैं? जनरली हम एंटीबायोटिक जीन्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन. ओके, क्लियर सबको? यस और नो? नेक्स्ट, डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल. अगर आप डीएनए फ्रैगमेंट्स को एगरोस जेल पे सेपरेट कर रहे हैं तो आप उनको विजुअलाइज कैसे करेंगे? क्या आपको स्टेन करना पड़ेगा ब्रोमोफेनॉल ब्लू से, एसीटोकार्मिन से, एनालिन ब्लू से, या एथिडियम ब्रोमाइड से? नीट 2017 का क्वेश्चन. हाउ कैन यू विजुअलाइज फ्रैगमेंट सेपरेटेड बाय एगरोस जेल? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हो रही है. ओके, 15 सेकेंड. डायरेक्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ. विच स्ट्रेन आर यू गोइंग टू यूज? ब्रोमोफेनॉल, एसीटोकार्मिन, एनालिन और एथिडियम ब्रोमाइड? 5 4 3 2 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों हमने बहुत बारी पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड जेल. ओके, और कैसी रेडिएशंस के अंदर हम देख पाएंगे? यूवी रेडिएशंस के अंदर. वी कैन नॉट सी विद अ नॉर्मल विजिबल लाइट. ठीक है, आपको अगर डीएनए के फ्रैगमेंटेड स्ट्रैंड्स ऑब्जर्व करने हैं तो ऑफ कोर्स आप मार्क कर लो अपनी बुक में बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से स्टेन की आप यहाँ पर यूज करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करेंगे, और एक्सपोजर किससे देना होगा? यूवी लाइट से. तभी आपके पास कैसे स्ट्रैंड्स निकल के आएंगे? ऑरेंज कलर के स्ट्रैंड्स. ओके, तो कौन से कलर के स्ट्रैंड्स देख पाएंगे आप? ऑरेंज कलर के स्ट्रैंड्स. और अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो बच्चों आपको परफॉर्म करना होगा प्रोसेस कॉल्ड इल्यूशन. ओके, इल्यूशन मतलब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रैंड्स को एग्रोस जेल मीडियम से. क्लियर? तो ये चारों ही पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. ओके, नेक्स्ट, Which of the following is not a feature of plasmid? Plasmid का इनमें से फीचर कौन सा नहीं है? Circular structure, transferable, single stranded, independent replication. Circular structure, transferable, single stranded, independent replication. Plasmid का कौन सा फीचर नहीं है? तो आपको एलिमिनेट करना है रॉन्ग पॉइंट. 15 seconds. हरी अप, जल्दी से बताओ राइट आंसर. यस एवरीबडी. 5 4 3 2 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों सारी ही प्रॉपर्टीज सही हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज
क्या प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं? नहीं बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, मतलब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ट्रांसफरेबल हैं, तभी हम इनको सक्सेसफुल वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। बट एक चीज जो यहाँ पर गलत थी, दैट इज कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, नहीं बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, क्लियर? सो सी इज द राइट ऑप्शन। तो आप यहाँ पर जहाँ आपकी बुक में प्लाज्मिड्स के बारे में मेंशन है कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, आप लिख सकते हैं बच्चों ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर हैं, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर हैं। दो आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, सेल चैप्टर में भी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, अंडर बैक्टीरिया। ओके, तो फिर भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? तो नीट 2016 में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से बता दो, 4 नाम दिए हैं कि इनमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बच्चों कौन सा है? प्रोटीएज है, डीएनएज 1 है, आरएनएज है, या हिंद 2 है? इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है? डायरेक्ट क्वेश्चन, 15 सेकेंड, जल्दी करो, लिख दो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। और बच्चों बहुत जरूरी है, अपने फ्रेंड्स को बुला लो, शेयर करो उनके साथ ये सेशन, ताकि तुम्हें और मजा आए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। ओके, 3, 2, 1, ऑफ कोर्स टाइम अप। बच्चों एक ही यहाँ पर नाम नजर आ रहा है हमें जो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को फॉलो करता है, दैट इज हिंद 2। और हिंद 2 के बारे में एक और स्पेशल बात, ये फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो हमने ऑलरेडी मार्क किया था अपनी एनसीईआरटी बुक में, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर लें। जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था दैट वाज हिंद 2। ओके, हिंद 2, क्लियर सबको? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड को सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है तो हम उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं ताकि वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाए? इको R1, टैक पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 3 और लाइगेज। Which out of the 4 is the right method? नीट 2016 का क्वेश्चन, which of the following is the right enzyme to link the 2 DNA segments? Yes, 15 seconds, hurry up, जल्दी बताओ। Is it eco R1, taq polymerase, polymerase 3, ligase? Yes बच्चों, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हमने पहले भी ये मार्क किया एनसीईआरटी बुक के स्निप से कि लाइगेज, डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कहते हैं एंजाइम्स को, और किन्हीं 2 सेगमेंट्स को, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को लाइगेट करने में, ज्वाइन करने में काम आते हैं। तो एक और स्निप बच्चों डायग्राम में ही इटसेल्फ आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को कट किया, यही क्वेश्चन में गिवन था। बट अब आपको इस कट सेगमेंट को यहाँ पर लाइगेट करना है इन द प्लाज्मिड, तो आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? लाइगेजेस यूज करेंगे, लाइगेजेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लूज भी बोलते हैं इनको। क्लियर सबको? ऑलराइट, नेक्स्ट, cutting of DNA at specific locations has become possible with the discovery of which enzymes? तो बहुत ही repetitively asked question, AIPMT 2015 में भी पूछा गया था। स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डीएनए पे आपको कट लगाना है, किस डिस्कवरी से ये पॉसिबल हो पाए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रोब्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स और लाइगेजेस। हाउ हैज द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस मेड पॉसिबल? 15 सेकेंड, हरी अप बच्चों। ऑब्वियसली हम क्लियरली जानते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स के बारे में, मॉलिक्यूलर ग्लूज के बारे में। तो अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की, जो स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट पर ही कट लगाते हैं। तो आप ये अंडरलाइन कर लें, मार्क कर रहे हैं ये लाइन अपनी एनसीईआरटी बुक में। The cutting of DNA, specific line NCERT की, specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissors, that is restriction enzymes. Clear सबको? Yes, all right. Next question. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called what? DNA molecule को हम किस gene of interest के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर, वेक्टर, टेम्पलेट, कैरियर।
यस बच्चों, इन चारों में से चूज करो व्हाट्स द राइट ऑप्शन। आई विल सेट योर टाइमर 15 सेकेंड्स। हरी अप। बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपको डीएनए मॉलिक्यूल कोई आप यूज कर रहे हैं जिसमें आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लोनिंग करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मर, वेक्टर, टेम्पलेट, कैरियर। 3, 2, 1। ऑफकोर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑफकोर्स आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें आप लाइगेशन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं फॉरेन जीन की, ओके, क्लोनिंग कराने के लिए, इसको हम बोलेंगे वेक्टर। ओके, क्लियर? तो हमने क्लोनिंग वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट? ये जो है क्योंकि कैपेबिलिटी रखते हैं रेप्लिकेशंस की, हाई कॉपी नंबर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम आजकल के वेक्टर्स को ऐसे इंजीनियर कर रहे हैं कि हम इनको इजीली लिंक कर सकते हैं विद फॉरेन डीएनए और इसमें से रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज। जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं वो व्हाइट लगती हैं इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ऐसा क्यों होता है? तो आपको रीजन बताना है। नीट 2013 का क्वेश्चन है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसीलिए ऐसा दिखता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, inactivation of glycosidase enzyme in recombinant bacteria. Yes बच्चों, what's the right answer? क्यों आपको recombinants white और colorless and non recombinants blue नजर आते हैं? Choose a reason. 15 seconds, hurry up. 15 seconds जल्दी से बताएंगे what's the right answer. और ये related है आपके insertional inactivation से। 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों मॉडर्न मेथड है, सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं मॉडर्न टाइप, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्पेशली यहाँ पर एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की इनएक्टिवेशन करा देंगे और ऐसा आपको सिर्फ कहाँ नजर आएगा? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होंगे क्योंकि उनमें बीटा गैलेक्टोसाइड जीन जो है सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो कलर कैसा देंगे? विद अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दे आर गोइंग टू गिव यू ब्लू कलर। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आपको ब्लू कलर देंगे, बट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आपको व्हाइट और कलरलेस कलर देंगे। ओके, तो ये आपका मॉडर्न मेथड है सेलेक्टेबल मार्कर्स का। ओके, आपको रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करने हैं और वो तभी हो पाएगा ऑलराइट जब आप एक चेंज नोटिस कर पाएंगे। तो इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट आप यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर की कॉलोनीज आपको मिल रही हैं, तो मतलब आपका जो जीन ऑफ इंसर्ट है वो नहीं सक्सेसफुली गया है। लेकिन बच्चों अगर आपको इंसर्ट नजर आता है तो आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है कैसी कॉलोनीज देगा? व्हाइट। ओके, तो दे आर गिविंग यू, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी कलर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई। ये ई कोलाई की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पीबीआर वेक्टर 322 की। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द सर्टेन कंपोनेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मार्क्ड हैं। ORI इज ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ROP इज रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, HIND3 and EcoR1 are selectable markers. Ampicillin resistance, tetracycline resistance are antibiotic resistance genes. Yes, इन चारों में से कौन सा component according to the diagram of PBR 322 correct marked है? So 15 seconds hurry up, direct question from PBR 322 vector diagram और इसमें से generally question आता है। So is it ORI, ROP क्या सही marked है? 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफकोर्स बच्चों यहाँ पर एक डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आपको मार्क दिखा रहा है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो आप इस डायग्राम में वापस आ जाइए। मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑलराइट, और एट द सेम टाइम यहाँ पर बात की गई है रोप की भी, ऑलराइट, ROP। ओके, सो वो जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन था दैट वाज नॉट राइट। रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नो। ओके, क्लियर?
So ROP stands for replication of the plasmid and ORI stands for origin of replication. Clear? Next, for transformation, microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of what? Silver or platinum, platinum or zinc, silicon और platinum, gold और tungsten. AIPMT 2012 का क्वेश्चन. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गन को कौन से एलिमेंट से कोट करते हैं? ओके, सिल्वर और प्लैटिनम, प्लैटिनम और जिंक, सिलिकॉन और प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन. 15 सेकेंड्स, हरी अप. डीएनए आप कौन से एलिमेंट के ऊपर कोट करते हैं इन अ बुलेट ऑफ जीन गन? 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, क्लियरली मेंशन एनसीईआरटी बुक में गोल्ड और टंगस्टन से बनाते हैं हम बायोलिस्टिक गन्स, जो कि यूज होती हैं प्लांट सेल को बॉम्बार्ड करने के लिए विद अ फॉरेन जीन. तो आप यहाँ पर मार्क कर लें बच्चों, मार्क कर लें. suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method called gene gun or biolistics. ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट्स को आप नोट कर लें, गोल्ड और टंगस्टन की बात हो रही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग? तो आपको रॉन्ग मैच यहाँ पे सिलेक्ट करना है. AIPMT 2012 का क्वेश्चन. सोमैटिक हिब्रिडाइजेशन, दो डाइवर्स सेल्स की फ्यूजन को कहते हैं. वेक्टर डीएनए टीआरएनए सिंथेसिस की साइट ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं. माइक्रो प्रोपेगेशन इन विट्रो प्रोडक्शन है प्लांट्स की इन लार्ज नंबर्स. कैलस जो है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स को कहते हैं, जो कि टिश्यू कल्चर में हम यूज करते हैं. तो आपको यहाँ पे चूज करना है रॉन्ग मैचिंग. कौन सा इनमें से इनका फंक्शन नहीं है? 15 सेकेंड्स, हरी अप. लेट मी नो द राइट आंसर. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, वेक्टर डीएनए साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस नहीं है. आरएनए का सिंथेसिस का साइट इज राइबोसोम एंड वेक्टर डीएनए जो है वो ऑब्वियसली लिंकिंग ऑफ फॉरेन जीन विद दी वेक्टर यूज होता है, सो दैट अल्टीमेटली हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू द होस्ट सेल. ओके, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स हम ऐसे बनाते हैं जो कि ईजिंग लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए में और रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन में यूज हो सकें. ओके, तो वेक्टर्स की जो टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है. टीआरएनए सिंथेसिस से इसका कुछ लेना देना नहीं है. क्लोनिंग में यूज होते हैं वेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स. व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? तो ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन है. 5' to 3' एंड पे आप देख सकते हैं GAATTC सीक्वेंस और 3' to 5' पे आप देख सकते हैं CTTAAG सीक्वेंस. तो बच्चों क्या दिखा रहा है? रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, डिलीशन म्यूटेशन हो रही है, स्टार्ट कोडॉन 5' एंड पे लोकेटेड है, या फिर ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स को. हरी अप बच्चों, क्विकली गिव द राइट आंसर. बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन. 15 सेकेंड्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? रेप्लिकेशन, डिलीशन, स्टार्ट कोडॉन और पैलिंड्रोम. 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेस पेयर्स की, क्योंकि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो रीडिंग फ्रेम सेम है. ओके, GAATTC GAATTC. ओके, ऐसी साइट्स को, ऐसी सीक्वेंसेस को कौन आइडेंटिफाई करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्लियर? सो वी हैव ऑलरेडी मार्क दिस. हमने पहले ही पढ़ लिया था पैलिंड्रोम्स के बारे में. ओके, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, रीडिंग फ्रेम सेम होता है. यू कैन सी GAATTC एग्जाम्पल भी गिवन है. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, देयर इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉल्ड EcoR1. हमें पता है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है EcoR1 जो बहुत फेमस है. इसमें जो को वर्ड है इको में, जो CO वर्ड है, ये पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कोलन, सिलोम, कोएंजाइम, कोलाई. वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. 15 सेकेंड्स, हरी अप. क्या ये EcoR1 का CO पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कोलन को,
सीलोम को, कोएंजाइम को, कोलाए को। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कम्स फ्रॉम द जीनस नेम। फॉर एग्जांपल अगर ये हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिराइव किया है एस्करिशिया कोलाए से, ओके, एस्करिशिया कोलाए बैक्टीरिया से, तो बच्चों इसमें जो ई वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द जीनस नेम, CORI स्पीशीज नेम से, R comes from the strain and 1 comes from the sequence in which this enzyme was derived or extracted. So last option number D is accurate. Clear? Okay? तो आप देख सकते हैं nomenclature of EcoR1 में, in EcoR1 comes from Escherichia coli. ठीक है, Escherichia coli तो मतलब E वर्ड जीनस से और को वर्ड स्पीशीज से, R वर्ड आ रहा है स्ट्रेन से और रोमन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस जिसमें हमने इसको आइडेंटिफाई या एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिज्म में अगर आप क्लोनिंग करना चाहते हैं तो आप कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? बैक्यूलोवायरस, साल्मोनेला, राइजोपस, रेट्रोवायरस। AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, will you be using baculoviruses, salmonella typhimurium, rhizopus nigricans और retroviruses? 15 सेकेंड, हरी अब बच्चों जल्दी से बताओ। Let me know which vector is suitable for cloning genes in higher organisms. 5, 4, 3, 2, 1. Of course बच्चों right answer is going to be retroviruses. अभी हमने देखा था एनिमल्स में अगर आप किसी वेक्टर को कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं दैट इज रेट्रोवायरस, क्योंकि इन जनरल रेट्रोवायरसेस क्या कॉज करते हैं? डिजीज, बट अगर आप इनको डिसआर्म कर दें तो ये क्लोनिंग के लिए बहुत सूटेबल हैं। सो रेट्रोवायरसेस हैव बीन डिसआर्म्ड एंड आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। तो अगर आप एक DNA फ्रेगमेंट को लाइगेट कर दो इस वेक्टर के साथ, सूटेबल वेक्टर के साथ, तो आप इसको सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकते हो प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में। रेट्रोवायरसेस को आप यूज करोगे एनिमल सेल्स के लिए। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर एंजाइम्स which may cut at specific location within the DNA, recognize a specific nucleotide, restrict the action of the enzyme DNA, remove nucleotides from the ends of the DNA. तो AIPMT में 2010 में, 6 में, 2 में, 1, 1998, 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। तो 6-7 बारी अगर सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है तो बच्चों थिंक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, कितना जरूरी है ये। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसा एंजाइम है? 15 सेकेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे DNA मॉलिक्यूल की कट लगाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, सो वी हैव ऑलरेडी अंडरलाइन दिस, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि कहाँ कट लगाएगा। वंस इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इट विल बाइंड एंड कट ईच ऑफ द 2 strands. Okay, so I hope it's clear to you. Next, linking of antibiotic resistance gene with the plasmic vector became possible with. तो अगर आप लिंक कर पाए हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, तो कौन से एंजाइम की वजह से पॉसिबल हुआ है? DNA पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस, DNA लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस। बच्चों सेम आंसर्स हैं, क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ एक लैंग्वेज को बार बार चेंज करके दे आस्किंग यू डिफरेंटली। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2008 में। Linking of antibiotic resistance gene with plasmic vector belongs to which category? 15 seconds, hurry up. Polymerases, exonucleases, ligases, endonucleases. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों linkage was possible because of DNA ligase. तो क्योंकि आप molecular glues यूज कर रहे हैं यहाँ पे ligases, तो it became possible. तो हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है। Alright, so linking of antibiotic resistance gene with the plasmid became possible with the enzyme DNA ligase. Okay,
Clear to everyone? Now, which of the following is commonly used in transfer of foreign DNA? इनमें से आप कौन सा यूज करते हो अगर आपको क्रॉप प्लांट्स के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करना है? ट्राइकोडर्मा, मिलॉइडीगाइन, एग्रोबैक्टीरियम, पेनिसिलियम। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुटेबल वेक्टर है इफ यू वांट टू ट्रांसफर जीन इन अ क्रॉप प्लांट? ट्राइकोडर्मा, मिलॉइडीगाइन, एग्रोबैक्टीरियम, पेनिसिलियम। 15 seconds started now. Hurry up. जल्दी से बताओ राइट आंसर. All right. So हमने suitable vector in case of animals की ऑलरेडी बात की है और अब पूछ रहे हैं suitable vector in case of plants. So time up children. Of course it is Agrobacterium tumefaciens. ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि पिछला चैप्टर जो हमने किया था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसमें भी हमने डिस्कस किया था अंडर RNA इंटरफेरेंस कि हम बहुत कंफर्टेबली एक वेक्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज अ बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस. इसको हमने डिसआर्म कर दिया. ऑब्वियसली ये भी एक कैंसर कॉजिंग ऑलराइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करता था, लेकिन हमने इसको डिसआर्म करके वी हैव बीन एबल टू यूज इट in plant cells specifically for transferring our gene of interest. Okay, clear? Next, restriction endonucleases. AIPMT 2004 का क्वेश्चन है. restriction endonucleases कहाँ प्रेजेंट होते हैं? mammalian cells में. क्या काम करते हैं for degradation of DNA? क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं for ligating 2 DNA molecules? क्या ये यूज होते हैं इन विट्रो for DNA synthesis? क्या ये सिंथेसाइज किए जाते हैं by bacteria as a part of their defense mechanism? सो इन जनरल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में इन चारों स्टेटमेंट्स में से क्या राइट है, दैट यू हैव टू टेल मी. ऑप्शन A, B, C और D. 15 seconds started. हरी अप. Are they produced in mammalian cells? Are they useful in ligating? Are they used for DNA synthesis? Are they synthesized by bacteria as part of their defense mechanism? 3, 2, 1. तो बच्चों एक स्टेटमेंट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की डिस्कवरी से रिलेटेड है, दैट इज दे आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म. अगर हम बात करें मैमेलियन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, नो बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स. क्या हम इनको लाइगेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं बच्चों, कटिंग के लिए यूज करते हैं. एंड आर दे यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस? क्या ये डीएनए सिंथेसिस कराते हैं? नो, नॉट एट ऑल. दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक साइट्स. ओके, तो क्लियरली आप ये लाइन ढूंढ सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक में अंडर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, सबसे पहले हमने जो ई कोलाई से आइसोलेट किए थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उनमें से एक क्या करता था, ऐड करता था मिथाइल ग्रुप को डीएनए में, और दूसरा लगाता था पर्टिकुलर कट एट द डीएनए साइट. ओके, तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग became possible with the discovery of. कौन से एंजाइम हमने डिस्कवर किए थे कि हम डीएनए की मैनिपुलेशन कर सकते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? AIPMT 2003 का क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इस बार ये अलग तरीके से पूछा है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज, प्राइमेज. तो बच्चों कई बार बहुत सिंपल लगता है आपको यहाँ पर परफॉर्म करना, बट जब आप कभी अकेले बैठ के सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं विद इन दी 4 एंजाइम. ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट भी एंड ऑप्शंस भी. 15 seconds, हरी अप. लेट मी नो द राइट आंसर. 9, 8, 7, 6. ऑलरेडी हमने लाइन मार्क कर ली है ना एनसीईआरटी बुक. फिर से मैं आपको वही लाइन दिखाऊंगी. एंड टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों बात हो रही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की. ऑब्वियसली मैनिपुलेशन जो है तभी पॉसिबल हुई अगर हमने इन डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट कर सके. ऑलराइट, the cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of so-called enzymes, that is restriction endonucleases. और इसी की लिंकेज with the vector से, इस फॉरेन जीन की लिंकेज with the vector से हम न्यू डीएनए, recombinant DNA बना पाए. So that is gene manipulation. Next, in bacteria, plasmid is what? AIPMT 2002 का क्वेश्चन फिर से प्लाज्मिड से रिलेटेड. मैंने पहले भी बताया 3 चैप्टर्स में से पूछा जा सकता है आपसे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी प्लाज्मिड का मेंशन है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी बैक्टीरिया में आप प्लाज्मिड्स पढ़ते हैं. एंड दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में भी हम प्लाज्मिड्स की बात करेंगे. दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल, मेन डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए, रेपिटेटिव जीन.
तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स जो होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं? 15 seconds. विच इज द राइट वन? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, मेन डीएनए है, नॉन फंक्शनल डीएनए है, रेपिटेटिव जीन है। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों ये कैसा मटेरियल है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है, दिस इज द मेन डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, तो इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए हमें मिलेगा, दैट इज प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम इसीलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा प्रेजेंट है इन सम बैक्टीरियल सेल्स। क्लियर? सो आप मार्क कर लो अपनी बुक में, हमने ऑलरेडी बात की है प्लाज्मिड्स के बारे में, पहले भी किसी क्वेश्चन में। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हो, डबल स्टैंडर्ड होता है ये। सो आई हैव ऑलरेडी मेड यू राइट डाउन दिस, ठीक है? आई होप आपने लिख लिया कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लाज्मिड इज अगेन प्लाज्मिड रिलेटेड क्वेश्चन, फिर से 2 बार एपीएमटी में पूछा गया, 2000 और 2001 में। प्लाज्मिड क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो वेक्टर की तरह एक्ट करता है, फ्रैगमेंट जो 2 जीन्स को ज्वाइन करता है, एमआरएनए जो कैरियर की तरह एक्ट करता है, या फिर ये कोई ऑटोट्रॉफिक फ्रैगमेंट है। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर प्लाज्मिड अकॉर्डिंग टू यू? यस, 15 seconds, हरी अप। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फॉरेन डीएनए है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो वेक्टर है, फ्रैगमेंट है जो ज्वाइन करता है, कैरियर है, ऑटोट्रॉफिक फ्रैगमेंट है, एंड टाइमम। ऑफ कोर्स बच्चों प्लाज्मिड एक ऐसा फ्रैगमेंट है डीएनए का जो वेक्टर की तरह, वेक्टर मतलब किसी भी जीन को कैरी करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है विद सम हाई कॉपी नंबर, क्लोनिंग की हेल्प से। ऑलराइट, सो दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट, ऑलरेडी मार्क कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, जब हम पीसीआर की हेल्प से जीन्स को एम्पलीफाई करते हैं, कॉपी नंबर इंक्रीज करते हैं, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम प्रोसेस को ना दे पाए बिगिनिंग में ही, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? क्या अनीलिंग अफेक्ट होगी, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, लाइगेशन? आपको पता है बच्चों पीसीआर करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है एट सम ऑफ दी स्टेप्स। वैसे तो सभी स्टेप्स बहुत हाई टेम्परेचर में होते हैं, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा, बट सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें कौन से स्टेप के लिए चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। नीट 2021 का क्वेश्चन है, अनीलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, लाइगेशन। अगर आप हाई टेम्परेचर नहीं देंगे बिगनिंग में तो इनमें से कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा? 15 seconds, हरी अप। Which process will be affected? Last 5 seconds. Annealing, extension, denaturation, ligation. Time up. तो बच्चों क्लियरली हम बात करते हैं 3 स्टेप्स की। डीनेचुरेशन, जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट किए जाएंगे, और आपको पता है डीनेचुरेशन के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर, मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस भी कभी कभी प्रोवाइड करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप इज प्राइमिंग, प्राइमिंग और अनीलिंग भी कह सकते हैं स्टेप को, जिसमें आप प्राइमर ऐड करते हैं तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लेके आते हैं अराउंड 52 और 54 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट स्टेप इज पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंशन, जिसमें फिर से टेम्परेचर जो है 72 समथिंग के आसपास जाता है। ऑलराइट, 72 डिग्री सेल्सियस मतलब 70 डिग्री अबव जाता है। सो बेसिकली ये जो स्टेप है बच्चों, ये एक ऐसा स्टेप है डीनेचुरेशन का जहां पर आपको दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, एंड फॉर दैट सेपरेशन यू एक्चुअली रिक्वायर डीनेचुरेशन टू टेक प्लेस। ओके, इसके लिए आपको क्या कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर denaturation or the 2 strands to separate basically. So denaturation is the right answer. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, denaturation requires very high temperature. Clear? All right. Next question. Which of the following is not an application of PCR? इनमें से PCR की कौन सी right application नहीं है? Molecular diagnosis, gene amplification, purification of isolated protein, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। नीट 2021 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? मॉलिकुलर डायग्नोसिस,
gene amplification, purification of isolated protein, detection of gene mutation. So सेट कर देती हूँ मैं टाइमर आपका 15 सेकेंड्स. जल्दी से अपना राइट आंसर नोट कर लीजिए out of the 4 options and write it down in the comment section. ध्यान से पढ़ो, जहां पर भी नॉट वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट. उसको बहुत अच्छे से नोट करके रखो, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर करेंगे. ऑफ कोर्स बच्चों, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में डेफिनेटली हम पीसीआर को यूज करते हैं. इट्स अ वेरी फेमस टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग एचआईवी, कैंसर. ओके, जीन एम्प्लीफिकेशन में जीन नंबर, जीन डीएनए फ्रैगमेंट्स को, डीएनए कॉपी नंबर्स को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं. डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ऑब्वियसली कैंसर में मैंने आपको बताया जीन म्यूटेशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. द ओनली ऑप्शन विच इज नॉट सुटेबल हेयर इज प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन में हम इसको नहीं यूज करते. ओके, क्लियर? तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो एक सेपरेट मेथड है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग नीट 2021 का क्वेश्चन, during purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out what? जब हम chilled ethanol ऐड करते हैं recombinant DNA के purification में, तो RNA निकलता है, DNA, histones या polysaccharides. Very simple, very direct question. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out what? 15 seconds, hurry up. RNA, DNA, histones, polysaccharides. Yes बच्चों, last 5 seconds. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों, right answer here is DNA. Obviously आप आपने process पढ़ा है in your NCERT book. You have seen this process pooling का. ठीक है, बहुत क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर दिख रहा है डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो रहे हैं स्पूलिंग से. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली जब हमें डीएनए को आइसोलेट करना होगा, फॉर प्योरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल. ठीक है, तो ये है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में, कि चिल्ड एथेनॉल डालने पे आपके पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स सेपरेट आउट हो जाएंगे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर? तो आपको सही सीक्वेंस चूज करनी है पीसीआर के लिए. क्वेश्चन नीट 2021 से. डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, अनीलिंग. एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, अनीलिंग. अनीलिंग, डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन. इन चारों में से क्या सीक्वेंस सही है फॉर द 3 स्टेप्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी हमने एक ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन किया है पीसीआर से. 15 seconds फ्रॉम नाउ, हरी अप, लेट मी नो द राइट आंसर. यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. 3, 2, 1, टाइम अप. बच्चों, ऑब्वियसली जो करेक्ट सीरीज है दैट इज, पहले आप दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे, दैट इज डीनेचुरेशन. फिर आप प्राइमर ऐड करेंगे, दैट इज अनीलिंग. एंड लास्टली फिर आप एक्सटेंड कराएंगे उस प्राइमर को, दैट इज एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन. तो आप करेक्ट सीरीज नोट कर लें यहाँ पे डीएनए रिलेटेड. डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, 3 steps ऑफ पीसीआर रिस्पेक्टिवली. क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. राइट स्टेटमेंट चूज करनी है. नीट 2020 का क्वेश्चन. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट. इज दैट ट्रू? Polymerase enzyme joins the gene of interest and vector DNA. Restriction enzyme जो है digestion perform करता है by incubating the purified DNA molecule with the restriction enzyme under optimal conditions. क्या ये statement correct है? PCR is used for isolation and separation of gene of interest. Choose the right statement from the following given below. Hurry up बच्चों, give the right statement. 15 seconds from now, timer has begun. जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर. करेक्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपको चूज करना है. सो आप एलिमिनेट करते जाओ रॉन्ग स्टेटमेंट्स को, आप राइट आंसर पे पहुंच जाओगे. एंड टाइम अप. ऑफ कोर्स एक एक में हम गलती निकालते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन ईच स्टेटमेंट. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट के लिए यूज करते हैं. नहीं बच्चों, हम सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स के लिए यूज करते हैं.
पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए, नहीं बच्चों, लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करता है, लाइगेज एंजाइम। देन लास्ट इज पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन, नो बच्चों, पीसीआर को हम यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो सही स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर सी, कि अगर आपको किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके डीएनए सेगमेंट में कट लगाना है तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में राइट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए सेगमेंट को डाल देंगे, दे विल रिएक्ट अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस और इससे निकल के आएगा हमारा कटिंग। ओके, इससे हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे कटिंग हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, अगर आपके पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है तो आप डीएनए सेगमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। नीट 2020 का क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स? तो सेपरेशन की बात हो रही है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ी है सेपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, इट इज यूज्ड इन योर केमिस्ट्री पार्ट ऑल्सो, फिजिक्स में भी हम कभी कभी यूज करते हैं। व्हाट इज द मेथड? 15 seconds from now, hurry up, separate the DNA segments. How will you? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों आप परफॉर्म करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर यूज करेंगे आप एक स्पेसिफिक जेल, एग्रोस जेल, ठीक है, जो कि हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सेपरेशन करनी है, आइसोलेशन करनी है डीएनए फ्रैगमेंट्स की, तो द मेथड इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर टू यू? ठीक है, जिसपे पोलैरिटी बेसिस पे आपके सेगमेंट्स जो हैं साइज के बेसिस पर सीव आउट हो जाएंगे, छन जाएंगे बेसिकली। नेक्स्ट, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? नीट 2020 का क्वेश्चन, टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री, टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस, टू बी यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। अगेन सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, घुमा फिरा के, बट आंसर इज सेम। थोड़ा लॉजिक लगाओ, ध्यान लगाओ, एंड यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी antibiotics are used for what? 15 seconds, hurry up. To keep the medium bacteria free, to detect alien DNA, to impart disease resistance, they can be used as selectable markers. 3, 2, 1, time up. बच्चों ऑफ कोर्स हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को यूज कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह, सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह, ताकि हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से, ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट आउट कर सकें। तो सेलेक्टेबल मार्कर दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जनरली कैसे जीन्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स लाइक दिस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, हमने ऑलरेडी मार्क किया है एनसीईआरटी बुक में, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज अभी कर लें। इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नीट 2020 का क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड को यूज करके इन यूवी रेडिएशन, एसीटोकार्मिन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, एसीटोकार्मिन इन ब्राइट ब्लू लाइट। सो वेरी सिंपल, स्टार्टिंग में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन है आप कैसे विजुअलाइज करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को? 15 सेकेंड्स, हरी अप। लेट मी नो व्हाट्स द राइट आंसर। 5 मोर सेकेंड्स, जल्दी से लिखो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज, आपको एक स्टेन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड, और आपको ऑब्जर्व करना होगा अंडर यूवी रेडिएशंस। तो हमने ऑलरेडी मार्क किया था इस चीज को, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको कि क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कौन सा स्टेन यूज किया, इथिडियम ब्रोमाइड, नंबर 1। एक्सपोजर कौन सी रेडिएशंस में दिया आपने? यूवी लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट में हम इसको नहीं देख सकते। कौन से कलर के फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हुए, दैट्स अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे यूवी लाइट में तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ओके, और आप जब इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एग्रोस जेल से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन, दैट्स अनदर क्वेश्चन।
सो 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने इस छोटे से पैराग्राफ से। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis। तो gel electrophoresis से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए आपको, इनमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस। DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal. That's first statement. DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA. That's second. Smaller the DNA fragment, larger is the distance it travels. Fourth statement, pure DNA can be visualized directly by exposing to UV radiations. तो आप ध्यान से पढ़ो चारों स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करो। ध्यान से पढ़ो चारों स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। हमने देखा है कि कितना फ्रीक्वेंटली इसमें से पूछा गया है। ऑलराइट, हैव यू रेड द स्टेटमेंट्स? 15 सेकेंड, हरी अप। 15 सेकेंड्स। सही आंसर ए, बी, सी और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, तो 1, 2 और 4 टोटली रॉन्ग है, क्योंकि आप डीएनए को एनोड टर्मिनल पे नहीं कैथोड टर्मिनल पे प्लेस करते हैं। दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट में है डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। दैट्स आल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन। नहीं बच्चों, हमें इथिडियम ब्रोमाइड जेल स्टेन का, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन का एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसी के बाद हम यूवी रेडिएशंस के अंडर ऑब्जर्व कर पाएंगे। वाइल, ठीक है, ओके। सो 1, 2 एंड 4 वर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन टेक अ नोट है कि हम जेल के ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स को कैसे प्लेस करेंगे। सिंस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दी जेल मैट्रिक्स। आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज करते हैं जेल, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। और ये जो साइज है ये कैसे रिजॉल्व होगा डीएनए फ्रैगमेंट्स का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं बच्चों, तो इफ दिस इज द जेल, इफ दिस इज द जेल मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पर आप वेल्स के अंदर डीएनए जो है पोर करेंगे, दैट्स कैथोड साइड। और अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स का मूवमेंट कैसा होगा? टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। ओके, क्लियर? तो दैट्स व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्लियर? ओके, यस और नो? ऑलराइट, नाउ करेक्ट ऑर्डर। फिर से नीट 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था पीसीआर से रिलेटेड। करेक्ट स्टेप्स बताने हैं पीसीआर के। डीनैचुरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग, annealing, extension, denaturation, extension, denaturation, annealing, denaturation, annealing and extension। 15 seconds, हरी up, जल्दी से बताओ अपना राइट आंसर। लेट मी नो सही स्टेप्स क्या होंगे पीसीआर के। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं, डीनैचुरेशन में सेपरेशन होगी स्ट्रैंड्स की, अनीलिंग में आप प्राइमर ऐड करेंगे, एक्सटेंशन में आप पॉलीमराइजेशन करेंगे उन प्राइमर्स की। दैट्स द करेक्ट सीक्वेंस। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है इनिशियली भी, पर फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स व्हाई वी हैव रिपीटेड दिस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर के सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, एंजाइम्स इन्वॉल्व, ठीक है, टेम्परेचर जो कि चाहिए होता है फॉर एवरी स्टेप टू टेक प्लेस, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से पहले जो आप सेपरेट करते हो प्रोटीन्स को, प्योरीफाई करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नीट 2017 का क्वेश्चन। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? मार्केटिंग से पहले आप सेपरेशन करोगे, प्योरिफिकेशन करोगे अदर बायोजेनिक सब्सटेंसेस से, या फिर आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे, तो ये सब किसके अंडर आ रहा है? टेस्टिंग करोगे। 15 सेकेंड्स, हरी अप।
What is that method called? Upstream processing, downstream processing, bioprocessing, post-production processing. Last 5 seconds. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्योंकि अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में वो सब मेथड्स आ जाते हैं जो हम बिफोर सेपरेशन करते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि बायो रिएक्टर में जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी अदर सब्सटेंसेस के साथ, अदर बायोसिंथेटिक सब्सटेंसेस के साथ जो है ये मिक्स्ड फॉर्म में पड़े होंगे फाइनल प्रोडक्ट. तो इससे पहले आपको इनको बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू अंडरगो करना है बिफोर मार्केटिंग. आपको क्या क्या करना है, आपको इसको सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है अदर बायो सबस्ट्रेट से. इसे हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. और इसी स्टेप में आप सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं. ओके, क्लियर सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट्स ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? नीट 2017 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा. अगेन बार बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. द लार्जर द फ्रैगमेंट द फादर इट मूव्स, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फादर इट मूव्स. पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू फादर एंड नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव. 15 सेकेंड्स जल्दी से बताओ करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है विद रिगार्ड टू एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Yes, let me know. 5 more seconds. 3, 2, 1, time up. So बच्चों right answer, smaller the fragment the farther it moves. मैंने आपको पहले भी एक सेटअप बना के दिखाया है for agarose gel electrophoresis. तो suppose this is your agarose gel, right? और यहाँ पर आपके पास wells हैं on the cathode side. Cathode side पे wells में आप pour करेंगे DNA fragments, DNA molecules. तो ये आपका कैथोड हैंड विच इज नेगेटिवली चार्ज ऑफ कोर्स. ठीक है, और दूसरी साइड आपका एनोड टर्मिनल है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो डीएनए का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो डीएनए कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड. तो यहाँ पर आपको लार्ज फ्रैगमेंट स्लोली मूव करते हुए दिखेंगे बट द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विल बी गोइंग क्विकली टुवर्ड्स द एनोड साइड. तो स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फादर इट मूव्स, उतनी दूरी पे जाएगा. क्लियर सबको? सो दैट्स अ लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, आप नोट कर लेना यहाँ पर. द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फादर इट मूव्स. तो जितना छोटा फ्रैगमेंट उतनी तेजी से एनोड की तरफ भागेगा. Right? Clear? Now, Taq polymerase enzyme is obtained from Thiobacillus, Bacillus, Pseudomonas, Thermus. NEET 2016 का क्वेश्चन. Taq polymerase enzyme कैसे obtain होता है? Thiobacillus, Bacillus, Pseudomonas, Thermus. हरी अब बच्चों, 15 सेकेंड का टाइम आपके पास, जल्दी से लिखो अपना आंसर. क्विकली राइट डाउन. कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम टैक पॉलीमरेज? ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा है, अंडर आर्की बैक्टीरिया. सो बहुत सारे हिंट्स आपको ऑलरेडी दे दिए मैंने. टाइम अप. तो बच्चों टैक पॉलीमरेज एक बहुत ही थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो पीसीआर में हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन के टाइम पर. तो बच्चों थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा आर्की बैक्टीरिया है जो में हाई एसिडिक एंड हाईली हाई टेम्परेचर कंडीशन में मिलता है. ऑलराइट, सो दैट्स अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया और इसीलिए हमने थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली यूज किया है फॉर डिराइविंग द एंजाइम टैक पॉलीमरेज. ओके, सो दैट्स अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज isolated from bacteria Thermus aquaticus. Okay, clear? You can underline this line. Next, which of the following is not a component of downstream processing? इनमें से कौन सा हम प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दौरान नहीं करते हैं? Is it separation, purification, preservation or expression? Which of the following is not a part of downstream processing? Separation, purification, preservation, एक्सप्रेशन. तो हमने ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन अभी पहले भी नीट क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया है. मतलब छोटी छोटी लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द चैप्टर. 15 सेकेंड्स. लेट मी नो द राइट आंसर. 5,
4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, हम जब भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियसली हम उसमें सेपरेशन भी करेंगे, प्योरिफिकेशन भी करेंगे और प्रेजर्वेटिव्स भी ऐड करेंगे टू अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, बट एक्सप्रेशन इसमें कोई भी स्टेप नहीं है। सो द वन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज एक्सप्रेशन। ओके ओके, क्लियर? तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। विच आर इंक्लूडेड, द प्रोसेस ऑफ डाउनस्ट्रीमिंग इंक्लूड सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, ठीक है, और इसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रेजर्वेटिव्स। तो प्रेजर्वेशन मतलब प्रेजर्वेटिव ऐड करना भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। और मार्केटिंग से पहले बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमें करने का पड़ते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल्सो कमिंग अंडर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर। नीट 2016 का क्वेश्चन। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हमने किस लिए बनाए हैं? फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, availability of oxygen throughout the process, ensuring anaerobic conditions, मतलब oxygen less conditions in the culture vessel। तो बच्चों ध्यान से याद करो, हमने स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के बारे में स्पेशली क्या पढ़ा है। ओके, जस्ट इमेजिन दैट डायग्राम, उस डायग्राम को याद करो, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा है जहां पर स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की कुछ क्वालिटीज मेंशन है। प्लीज मेंशन देम। 15 सेकेंड्स, हरी अप। जल्दी से बताओ व्हाट्स द राइट आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन रहे, दैट्स द पर्पस ऑफ स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तभी उसमें कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग रिक्वायर है। द स्टरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो पूरे के पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूअस रहे, एयर जो है कॉन्टिन्यूअसली बबल अप होता रहे बायोरिएक्टर में। तो इसीलिए हम स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं फॉर फाइनल प्रोसेस। ऑलराइट बच्चों, तो ये सब थे क्वेश्चंस PYQs फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आंसर किए हैं। आपको कैसा लगा सेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। हम मिलते हैं एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 PM to 7 PM इन द इवनिंग। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से लेके आऊंगी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस PYQs फ्रॉम सम अदर चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।